बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में हमेशा एक बात होती है कि यहां पे हर किसी की तौहीन होती है, यहां अदालत की तौहीन हो जाती है, फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन होती है, फिर पाकिस्तान में इदारों को भी इश्तियाल आ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो चीजों की तौहीन नहीं होती, इस मुल्क के दस्तूर की नहीं होती और इस मुल्क के जमहूर की नहीं होती। और आपको पता है कि रियासत जो है वो जमहूर और दस्तूर के ऊपर खड़ी है, यानी जमहूर अवाम के साथ जो दस्तूर का रिश्ता है वो रियासत है और इसी के बुनियाद के ऊपर सारी खड़ी है। और इसकी पाकिस्तान में कोई वक़्त दोनों चीजों की नहीं है, बाकी सबकी हैसियत है, सबकी इज्जत है, इन दोनों की नहीं है। अब जरा खबर सुनिए, दोनों की बातें सुने। 90 रोज में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ, सो दस्तूर गया भाड़ में। अगली बात, लोगों ने वोट दिया, जब भी इलेक्शन हुआ लोगों ने जो फैसला दिया फॉर्म 45 पर लिखा हुआ है, आपने फॉर्म 45 को कैलकुलेट करके फॉर्म 47 देना था। आपने कहा जमहूर भी गया भाड़ में, ये लो फॉर्म 47 जो हम रिजल्ट दे रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया। इस वक्त तक जो ट्विटर एक्स की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के अंदर बंद हैं, कभी ऑन होती हैं कभी बंद हो जाती हैं। अब उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया है कि आप बहाल करें, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगली खबर सुनिए, डॉन न्यूज लिखता है कि महकमा खारजा पाकिस्तान में एक्स की बहाली का मुतालबा करे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ग्रेग केसर ने अमरीकी महकमा खारजा पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी हुकाम से समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स तक रसाई बहाल करने का मुतालबा करे, जो चौथे रोज भी बंद है। अब उनके मुताबिक पाकिस्तानी शहरी ट्विटर पर बाद इंतखाबात मुदाखलत को बेनकाब करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम अब ट्विटर तक रसाई रोक रहे हैं, यानी अमेरिका भी उसके ऊपर बोल रहा है और पाकिस्तान में इस दिन तक भी सर्विसेज बंद है। यह सिनेरियो आपके सामने है। अब अगली तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आपने इलेक्शन वाले दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद किया, जो कि दुनिया में नहीं होता, दुनिया में आसानी पैदा की जाती है, और आपने उस दिन अपने शहरियों को खजल ख्वार किया। अब 3 एजेंसीज मैदान में उतारी गई हैं। अच्छा जी, वो क्यों उतारी गई हैं या उसके पीछे क्या पर्पस है, मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको याद होगा चंद रोज पहले तौहीन काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक जीआईटी तश्कील दी गई थी। उस जीआईटी के ऊपर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता या आजाद सहाफी हैं उनको नोटिस सर्व हुए, फिर काजी फाइज ईसा साहब की अदालत लगी, फिर वो केस की समाअत हुई, फिर वो मामला रुक गया। तो हम पहले तौहीन अदालत और तौहीन फलां फलां से गुजरते, अब हम तौहीन शख्सियात के ऊपर आ रहे हैं। तो तौहीन काजी फाइज ईसा साहब के बाद अब तौहीन लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा भी हो रहा है। विफाकी काबीना ने जो खुद इस पूरे अमल में शरीक हैं, जिनके ऊपर खुद सवालिया निशान है, उन्होंने डॉन के मुताबिक सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम तहकीकात के लिए 5 रुकनी जेआईटी तश्कील दे दी गई है। उसमें 3 एजेंसीज के लोग हैं, एफआईए के, आईएसआई के और आईबी के। इसके अलावा ग्रेड 20 का एक ऑफिसर पीटीए से होगा और नादरा के अफसरान भी शामिल होंगे। और इसकी सर्कुलेशन के जरिए काबीना से मंजूरी लेके वजारत दाखिला ने इसको बनाया है और कहा है जनाब कि ये जो अफसरान के मुतल्लिक प्रोपेगेंडा है। क्या प्रोपेगेंडा है? लोग ये बताते हैं कि जनाब ये आरओ साहब थे, इन्होंने हमारे मैंडेट को बदला है, इन्होंने भट्टा बैठाया है। अब जाहिर है कि अगर वो पाकिस्तान में यही खबरें थी जी, बंद करने की वजह यह है कि अफसरान जो हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस तरह तो हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि इसका वालिद जो है वो इलेक्शन चोरी में मुलविस है। तो हम करते आमतौर पर क्या है, आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पिछले दिनों एक सेमिनार से खिताब किया था सहाफियों से आजादी इजहार राय के मुतालिक। तो उन्होंने कहा था कि हम 75 साल से सच को छुपाते छुपाते इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। आज कोई यह नहीं कह रहा कि इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस ही मुल्क की असल बुनियाद है। जिस मुल्क का हुक्मरान शफाफ तरीके से ना आए, वो शफाफियत कैसे चला सकता है? यानी आप जिन लोगों को वजीर आजम, वजीर आला या जिन ओहदों के ऊपर लाना चाहते हैं, उनके हल्के खुल जाए तो वो सीटें नहीं बचा पाएंगे।
लेकिन जब उनकी सीटें आप उनको ये यकीन दिलाएं कि आप नहीं जीते थे, हमने आपको जितवाया, तो उनको मरोड़ना आसान हो जाएगा। फिर वो आपके उस इशारों के ऊपर सर्कस की तरह या तिगनी का नाच नाचेंगे, उस तरफ कोई बात नहीं करेगा। और फिर एक और बात, क्या अफसरान आसमान से उतरे हुए हैं? क्या अफसरान गलत काम नहीं करते? क्या अफसरान रिश्वत नहीं लेते? क्या कानून नहीं तोड़ते? क्या आइन नहीं तोड़ते? अब आप कहेंगे जी मैं तो बस गलत बात कर रहा हूं। अगर नहीं तोड़ते तो पाकिस्तान में जो करप्शन का इंडेक्स यहां पे है वो मेरी वजह से है। मेरा करप्शन से क्या लेना देना? मेरे पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मैं तो कोई बाख्तियार शख्स नहीं हूं। या आप एक आम आदमी का क्या लेना देना? वो करप्शन कौन करते हैं? वो ये अफसरान तो करते हैं। चले इसको भी छोड़ देते हैं। ये जो थानों में होता है कौन करता है? सरकारी महकमों में होता है कौन करता है? ये जो जिस नहज के ऊपर आज पाकिस्तान पहुंचा है वो किसने पहुंचाया है? ये अफसरान ही तो है जो अपने नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देते। लेकिन अगर आप देखें ना, अगर अफसरान जिन्होंने पिछले थोड़े अरसे में जो कुछ पाकिस्तान में किया है, दरवाजे तोड़े, चादर चार दीवारी, अदालतें रिहा करती हैं गिरफ्तार, अगर आप उनको बचाएंगे नहीं तो वो आपके लिए काम कैसे करेंगे? तो उनको बचाना तो जरूरी है और उनको ये पैगाम देना जरूरी है कि आपने आइन, कानून, अदालत से नहीं घबराना। जूते की नोक पे रखे निजाम को, हम आपके साथ हैं। आप हमारे लिए काम करते हैं ना, हमने अगर इसको पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया ना उसको, तो हम आपको बचाएंगे, हम आपको अदालतों से बचाएंगे, हम आपको यहां से बचाएंगे। वो अफसरान भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सो अब लगता यह है कि जीआईटी के जरिए हुकूमत यह बताना चाहती है कि पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के इशराफिया दुनिया में नंबर 1 है। आइन, कानून, बाय बुक, बाय रूल, बाय वो क्या कहना चाहिए। लेकिन पता नहीं अमेरिका से पीछे क्यों रह गए हैं। पता नहीं कि हमारी वतन से निकलने वाला बांग्लादेश हमसे आगे कैसे निकल गया है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि सरकारी हॉस्पिटल का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका दिल करता है यही लेट जाए। आपका महकमा डाक जो है वो तो फारिग हो चुका है, लेकिन एक सरकारी कंपनी जिस तरह टीसीएस है या बाकी, वो तो बिल्कुल टाइम पे सर्विसेज पहुंचाते हैं। रेलवे, पीआईए वैसे तो काम नहीं करता, प्राइवेट एयरलाइंस बिल्कुल ठीक काम करती हैं। तो इन अफसरान का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा है कि हम इनकी रियाया में कैसे आ गए। ये तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत बाबू हैं, इनके सिर्फ भाषण सुने। मैं हमेशा कहता हूं ये इशराफिया के फ्रंटमैन है और ये एक अच्छी पोस्टिंग की मार है। आप इतना बड़ा अफसर है, जब वो इनकलाबी जिन दिनों बनाता है, याद रखिए या उसकी ट्रांसफर हो गई होती है या उसकी पोस्टिंग हो गई होती है या उसको अच्छी पोस्ट से हटा लिया जाता है। अच्छी पोस्टिंग दे, आप जो करवाना चाहते हैं ये करेंगे, ये तिगनी का नाच नाचेंगे। और जो बेचारे ईमानदार हैं, जो साफ शफाफ हैं, वो खुदे लाइन लगे हुए होंगे, उनको कोई पसंद नहीं करेगा। उनके बारे में हर किसी की कोशिश होगी इनको यहां से निकाल के कहीं दूर फेंका जाए। वो लोग हैं, ईमानदार हैं, 2 नंबर पैसा नहीं पकड़ते, 2 नंबर काम नहीं करते, और वो इस सोसाइटी की असल जान है, वही फख्र है और शायद उसी वजह से हम बचे भी हुए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। काजी फायज ईसा साहब के क्या ही कहने, हम सुनते आए हैं जी। काजी फायज ईसा साहब सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर जजेस को लाना चाहते हैं। मालूम नहीं है कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट वाले, वो सीनियरिटी के इस उसूल के ऊपर पूरे क्यों नहीं उतर पा रहे। काजी फायज ईसा साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट तायुनाती के हवाले से उनको नॉमिनेट कर दिया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जो जुडिशल कमीशन है, उसकी फरवरी 23 परसों उसकी मीटिंग है। उसकी वजह यह है, आपको याद होगा जो मुज़ाहिर नकवी साहब और बाकी मामलात नईम अख्तर अफगान साहब उसमें शामिल थे। तो जाहिर है अमीर भट्टी साहब, अब आपका सीनियरिटी का उसूल कहां पे गया है ये पूछ लेना चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, काजी फायज ईसा साहब का मुकाबला, चीफ जस्टिस का मुकाबला उसी काजी फायज ईसा साहब से है जो बतौर जज काम करते रहे। उनके अपने उसूल, उनके अपने हाथों से पाश होंगे। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि शौकत बसरा साहब, अगर आपने बाहर जाके बात की तो उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन ये ओहदे, ये सब कुछ तो आनी जानी चीज है। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज यह करार दिया है कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हो जाए तो उसके बाद वो बेशक इस्तीफा दे दे, उसके खिलाफ कार्रवाई रुक नहीं सकती। अब
ये 5 रुकनी बेंच जो कुछ आपने किया है, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। हुकूमत की जो अपील है वो जुज़वी तौर पे बहाल हुई है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर नया कटा यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना मकसूद है। पता नहीं किसका इंतकाम ठंडा नहीं हो रहा। मुज़ाहिर नकवी साहब के मुतालिक बड़ी बातें हैं, यह नहीं बताया जाता कि किस केस में उन्होंने पैसे पकड़े हैं, कौन से केस में किया है उन्होंने। लेकिन चूंकि किसी की अना है, किसी की तस्कीन होनी है, तो अब मकसद क्या है? चले उस इस्तीफा दे के आए हैं तो लगता है चीज काम नहीं बना, अब शायद उनकी पेंशन को भी काबू करना है। क्या फर्क पड़ेगा? वो जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं वो वकालत करेंगे, उनका शानदार सेटअप होगा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जरूर तारीख में याद रखे जाएंगे कि आपने क्या किया था। तो ये अब उसमें 4-1 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। लेकिन जब वो कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है। आदिल सईद अब्बासी जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूज से वाबस्ता है, उनकी खबर है। वो कहते हैं जी, एक वकील साहब ने बताया कि 9 मई के मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में 2 माह से दायर हो चुकी हैं, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 9 मई वाले केसों की जमानत के केस फिक्स ना करने का हुक्म ऊपर से आया है। अब ये जो आदिल सईद अब्बासी साहब का क्लेम है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि उनकी जमानतें क्यों नहीं फिक्स हो रही और कहां से हुक्म ऊपर से आया है। क्योंकि शहजाद शौकत साहब तो फरमाते हैं कि जनाब वो इतनी शफाफियत तो पहले कभी थी नहीं जितनी काजी फायज ईसा साहब के दौर में आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमने ये शफाफियत देख रहे हैं और ये ऐसी शफाफियत जो है मेरे ख्याल से ये चलती रही कि आप हुकूमत से दौरान समात जो है एक केस चल रहा हो, उस दौरान अपील दायर करवाएं, फिर उजरत में फैसला करें और फिर किसी जज को किसी खास हल्के की नाराजगी की वजह से मुज़ाहिर नकवी साहब को सजा देना मकसूद हो, तो वो बिल्कुल ठीक है। अगली खबर, लेकिन असल खबर क्या? असल खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है। शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। अगले 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी और कमिश्नर जो रऊफ हसन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चारों सूबों और इंतखाबात में जो बैक वक्त वो इंतखाबात करवा सकेंगे। लेकिन उसमें एक सवाल जरूर है कि क्या बैरिस्टर गौहर फिर चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर जो है अगर तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप एक वक्त में एक ही जमात का हिस्सा हो सकते हैं, आप वो उसका शामिल फिर आप दूसरी जमात के चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सकते। लेकिन चलिए आज एक दिलचस्प पहलू मरीम नवाज का था। मरीम नवाज ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसको चेयर किया और वो फरमा रही थी कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। मैं उस तस्वीर को और उनकी उस खिताब को देख रहा था तो शरीफ खानदान अपने घर से बाहर कोई उहदा नहीं जाने देता, वजारत आला हो या वजारत उज़्मा हो, इवन अपोजिशन लीडर भी। और ये तवक्को रखता है कि नौजवान नस्ल उनको इसलिए वोट दें कि जनाब शाही खानदान के इस इक्तदार का सिलसिला जारी रहे। बताया जा रहा है जी पंजाब में पहली खातून वजीर आला आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि मरीम नवाज साहिबा की क्या काबिलियत थी, किस बुनियाद के ऊपर डायरेक्टली वो वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। वो मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे जी इमरान खान ने काउंसिल भी नहीं चलाई तो आपने, यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई तो आपने उनको मुल्क का जो है वो बना दिया वजीर आजम। मरीम नवाज की क्या है? ये क्या खातून है? ये शराफिया की खवातीन ही क्यों इन ओहदों के ऊपर पहुंचती हैं? पाकिस्तान की आम खातून क्यों नहीं पहुंच पाती? और नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा उनकी क्या काबिलियत और सलाहियत है, ये भी सवाल जानना जरूरी है। और याद रखिएगा आपकी यही वो हरकतें हैं जिस वजह से मुल्क की नौजवान नस्ल आपको वोट नहीं दे रही, और आप ये करके उनको फिर चढ़ा रहे हैं कि जाओ जो करना है कर लो। चलें देखते हैं कौम क्या फैसला करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।